तो आज हम लोग पढ़ेंगे द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेट्यू प्रायद्वीपीय पठार। हमारे भारतवर्ष के दक्षिणी हिस्से को क्या बोला जाता है? प्रायद्वीपीय पठार, क्योंकि वो भूभाग ऐसा है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तीन तरफ से पानी से घिरे हुए होने के कारण भारतवर्ष के दक्षिणी हिस्से को प्रायद्वीपीय भाग बोला जाता है, क्योंकि वो दक्षिणी भाग पठारीय हिस्सा है, वहाँ पे पठार पाए जाते हैं, इसलिए उसको प्रायद्वीपीय पठार जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार कैसे बना, आप इसमें थोड़ा सा लेफ्ट साइड जो वो देख सकते हैं कि किसी समय आपको पता है कि हमारा पूरा जो विश्व था, जितने भी हमारे विश्व में भूखंड हैं वो सब एक थे, वो सब एक थे। यहाँ पे देखिए आप इस जगह आप यहाँ पे देख रहे हैं कि विश्व के जो बड़े बड़े भूखंड और छोटे छोटे भूखंड है वो सब मिलकर पहले एक थे, ठीक है, जिसको हम बोलते थे पैंजिया। क्या बोलते हैं? पैंजिया। धीरे धीरे ये पैंजिया के बड़े बड़े और छोटे छोटे टुकड़े अलग होना शुरू हुए, ठीक है। जैसे ये अलग होना शुरू हुए तो इसमें इस पैंजिया के दक्षिणी भाग में, जिसको हम बोलते थे गोंडवाना लैंड, पैंजिया के दक्षिणी भाग को बोलते थे गोंडवाना लैंड और उत्तरी भाग को बोलते थे अंगारा लैंड और लॉरेशिया भी इसको कहा जाता है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट जब आप पढ़ रहे थे, प्लेट टेक्टोनिक थियरी, तो उसमें इस बात का जिक्र जो है वो जरूर हुआ होगा और आपको पता होगा। तो पैंजिया से ही जो है इंडिया हमारा निकला है। पैंजिया के गोंडवाना लैंड वाले हिस्से से, दक्षिणी हिस्से से हमारा इंडिया जो है वो निकला। जैसे यहाँ पे आप, मैं जहाँ पे एरो लगा रही हूँ वो आपका इंडिया वाला पोर्शन है जो धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसका था, ठीक है। तो ये उत्तर की ओर कैसे खिसका? लॉरेशिया की ओर जा रहा था। ये किसकी ओर जा रहा था? लॉरेशिया की ओर, जो जिसमें कि यूरेशियन प्लेट शामिल है। इस लॉरेशिया में यूरेशियन प्लेट भी शामिल है, ठीक है। तो उत्तर की तरफ कैसे कैसे गया, ठीक है। 71 मिलियन ईयर्स अगो इंडिया यहाँ पे पहुँचा। उसके बाद 55 मिलियन ईयर्स अगो थोड़ा सा और पास में आ गया यूरेशियन प्लेट के। 38 मिलियन ईयर्स अगो थोड़ा और पास में चला गया ये यूरेशिया के, और उसके बाद 10 मिलियन वर्ष पहले जो है इंडिया यहाँ पे था। और आज जो इंडिया की स्थिति है वो यहाँ पे है जब वो यूरेशियन प्लेट के साथ मिल गया, ठीक है। लेकिन जब यूरेशियन प्लेट के साथ मिला तो दोनों ये कॉन्टिनेंटल प्लेट थी। जो आपकी इंडियन प्लेट है वो भी कॉन्टिनेंटल थी और ये जो यूरेशियन प्लेट है ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट थी। तो आपने देखा होगा जब हम प्लेट टेक्टोनिक थियरी के बारे में पढ़ रहे थे तो आपने वहाँ पे डिफरेंट प्लेट्स के मूवमेंट के बारे में जाना है कि जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं, जो भारी प्लेट होती है वो नीचे धंस जाती है, जो हल्की प्लेट होती है वो ओवरराइड करती है उसके ऊपर। और इन दोनों के कोलाइजन के दौरान क्या होता है कि बीच वाले हिस्से में थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो जाती है। टेंशन मतलब तनाव की स्थिति जो है वहाँ पे क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ का जो बीच वाला भूभाग होता है उसमें अंडुलेशंस आ जाती है, उसमें उबड़ खाबड़ जो है वो भाग बन जाता है। जैसे अगर आप आटा गूंथ के आपने रखा हुआ है, दोनों तरफ से आप प्रेस करोगे तो बीच में से आटा उठ के ऊपर जो है वो आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे हुई, जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराई तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट जो है वो सामने आया। एक भारी प्लेट जो है वो नीचे धंस गई, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट जो है ऊपर की ओर धंसी, जिसकी वजह से बीच में यहाँ पे जो माउंटेनियस हिस्सा था, क्योंकि ये हार्ड मास है और इसके ऊपर जब दोनों तरफ से फोर्सेस लगेंगी तो बीच में कुछ ना कुछ तो हलचल होगी, तो बीच वाला हिस्सा जो है वो ऊपर अंडुलेटिंग फॉर्म में ऊपर उठ गया, जिसको आज हम बोलते हैं हिमालयास। इस तरीके से हमारे हिमालयास की रचना हुई। तो इस तरीके से भारतवर्ष का जो दक्षिणी हिस्सा है, भारतवर्ष का जो दक्षिणी हिस्सा है जिसके तीनों तरफ पानी जो है, पानी ने उसको घेर लिया और ये हिस्सा जो है वो आपका क्या बन गया? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय भारत भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि इस प्रायद्वीपीय भारत में पठारीय हिस्सा है इसलिए इसको प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। और इसमें जो बात है वो ये है कि ये गोंडवाना भाग से जो है वो निकला है। प्रायद्वीपीय भारत वाला हिस्सा गोंडवाना भाग से निकला है, जबकि इसका उत्तरी हिस्सा जो माउंटेनियस एरिया है वो कोलाइजन के बाद बना है, वो कोलाइजन के बाद बना है। तो जो दक्षिणी हिस्सा है जिसको अभी तक किसी ने छेड़ा नहीं है वो सबसे सॉलिड है। क्या है? वो सबसे सॉलिड है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये गोंडवाना भाग का जो ये हिस्सा था ये वॉल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पे होती रहती थी, जिसकी वजह से यहाँ पे इग्नियस रॉक्स पाई जाती हैं। आपने चट्टानों के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा, पढ़ा है ना।
तो डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स होती हैं। जो इग्नियस रॉक्स होती है वो आग्नेय चट्टानें जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन के साथ जब लावा आता है तो ठंडा होकर जब वो फैल कर अपना रूप धारण करता है तो वो जो फॉर्म बन के आता है, वो जो रॉक बन के आती है उसको हम आग्नेय चट्टानें बोलते हैं। तो ये जो पठारी हिस्सा ये आग्नेय चट्टानों का इसमें भाग पाया जाता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा सॉलिड लैंड मास इसको कहा जाता है। तो किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ इसके बारे में हम देखते हैं। द प्लेट्यू इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। पैंजिया के टूटने से और गोंडवाना लैंड के इस छोटे से भाग के ऊपर खिसकने के कारण जो है इस पठार की रचना हुई है। ठीक है, गोंडवाना लैंड वाज वन ऑफ दोज प्लेट्स विच वर फॉर्म्ड आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ द पैंजिया। पैंजिया के ब्रेक होने के बाद दो भाग बने थे। जो निचला हिस्सा था उसको पैंजिया बोलते थे, जो उत्तरी हिस्सा था उसको लॉरेशिया और अंगारा लैंड उसको कहा जाता था। ठीक है, द अदर पार्ट ऑफ पैंजिया वॉज लॉरेशिया। ठीक है, पैंजिया के साथ साथ दूसरा जो भाग था वो लॉरेशिया। तो इस तरीके से आप इस पिक्चर से समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमारे पूरे भारतवर्ष की रचना हुई है। मेनली हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं दक्षिणी पठार के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ये जो दक्षिण का हिस्सा है, हम जब हिमालयास की बात कर रहे थे तो अब हम कोलाइजन की बात कर रहे थे कि इस तरीके से कोलाइजन हुआ दो प्लेट्स के कारण और जो है उसमें फोल्डेड माउंटेन जो है वो बन गई। ठीक है, यहाँ पे फोल्डेड माउंटेन उत्तर में बने जबकि दक्षिण वाला हिस्सा जो है वो डिस्टर्ब्ड नहीं है। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कोई छेड़खानी नहीं है, वैसा का वैसा ये ऊपर जो है उत्तर यूरेशियन प्लेट के साथ जो है वो चिपक गया था। तो जो दक्षिणी वाला हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है जी। ओके, अब इस पठार के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में आगे जानते हैं। दिस प्लेट्यू इज ए टेबल लैंड विच इज कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड एंड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, ये एक ऐसा टेबल की तरह ये ऐसा बिछा हुआ प्लेन सरफेस है। ये पूरा प्लेन सरफेस है, द सी लेवल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है और ऊपर जाके लगभग पूरा प्लेन सरफेस जो है ये पाया जाता है। हम इसको प्लेन नहीं कह सकते लेकिन मैदानी क्षेत्र नहीं कह सकते, क्योंकि मैदानी क्षेत्र तो मीन सी लेवल से हाइट बड़ी कम होती है, वो तो बिल्कुल जो है वो प्लेन एरिया होता है, मैदानी क्षेत्र होता है जिसकी समुद्र तल से इतनी ज़्यादा हाइट नहीं होती है। लेकिन ये समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा है, ऊपर जाके ये प्लेन है। जैसे पहाड़ की पीक होती है, पीक यहाँ पे आपको गोलाकार पीक मिलेंगी, फ्लैट जो सरफेस वाली पीक यहाँ पे मिलेंगी, इसलिए इसको प्लेट्यू रीजन जो है वो कहा जाता है। किससे मिलकर बना है, ओल्ड एंड क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक भी हैं। पूरे के पूरे में इग्नियस रॉक नहीं है, कहीं पे आपको मेटामॉर्फिक रॉक भी मिलेगी, क्योंकि इसके ऊपर रिवर्स भी बहती हैं। तो रिवर्स के डेपोजिशन से सेडिमेंट से इकट्ठा होते हैं, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है जिसको हम परतदार चट्टानें जो है वो बोलते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के बाद के रूपांतरण हैं। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक जिसको हम रूपांतरित चट्टानें बोलते हैं वो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के अपरदन और अपक्षय के बाद बनती हैं। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। इट इज फ्लैंक्ड बाय अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। देखो नॉर्थ वेस्ट में अरावली पर्वत श्रेणी के द्वारा ये घिरा हुआ है। ठीक है, ये आपका आ गया दक्षिणी पठार। ठीक है जी, ये आ गया पूरा पठारीय हिस्सा। तो उत्तर और उत्तर पश्चिम में कौन सी पर्वत श्रेणी है जो इसको एक बाउंड्री क्रिएट करती है, वो है अरावली पर्वत श्रेणी। वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट, यहाँ पे पश्चिमी हिस्से में कौन यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, वेस्टर्न घाट। जबकि ईस्ट में कौन बाउंड्री क्रिएट कर रहा है इसकी, ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो अरावली, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के बीच वाला जो हिस्सा है वो प्रायद्वीपीय पठार है आपका। दिस प्लेट्यू हैज मैनी ब्रॉड एंड शैलो वैलीज। यहाँ पे बहुत ब्रॉड वैलीज हैं, ब्रॉड खुली वैलीज हैं, यू शेप्ड वैलीज हैं, वी शेप्ड वैली आपको यहाँ पे बहुत कम मिलेंगी। ठीक है, इट इज ऑल्सो इक्विप्ड विद मैनी राउंडेड हिल्स। यहाँ पे हिल्स हैं लेकिन हिल्स कैसी है, राउंडेड हिल्स हैं, पूरी पीक नहीं है, मतलब कि वहाँ पे तेज तरार जो है पीक नहीं बनी है, बल्कि ऊपर से कैसी है, प्लेन सरफेस वाली जो है यहाँ पे हिल्स जो है वो पाई जाती हैं। दिस प्लेट्यू रेंजेस इन एन एलिवेशन फ्रॉम 100 मीटर्स इन द नॉर्दर्न साइड टू 1000 मीटर्स टू द साउथ। नॉर्दर्न साइड, इस प्लेट्यू की नॉर्दर्न साइड जो हाइट है वो 100 मीटर्स है। जैसे जैसे हम सदर्न हिस्से में आते हैं
तो हाइट जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। इस हिस्से में आपको हाइट कम मिलेगी, जैसे जैसे हम दक्षिण हिस्से में आएंगे तो पठार की हाइट जो है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और अगर वेस्ट ईस्ट देखें तो वेस्टर्न साइड इसकी हाइट ज़्यादा है और ईस्टर्न साइड इसकी हाइट कम है। इसलिए तो दक्षिण भारत में जो नदियाँ हैं वो वेस्ट टू ईस्ट चलती है, चढ़ाई से उतराई की ओर जो रिवर्स हैं वो चलेंगी, नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाएंगी रिवर, है ना। रिवर हमेशा ऊंचाई से निचले क्षेत्र की तरफ जाती है। तो क्यों जाती है? क्योंकि इसका जो पश्चिमी हिस्सा वो ऊपर उठा हुआ है और जो पूर्वी हिस्सा वो नीचे धंसा हुआ है। ठीक है जी। The Aravalli mountain range borders this plateau on the northwestern side, and the Vindhya range and the Satpura range are other important ranges which are located in this plateau. इसके अलावा अरावली के साथ विंध्या और सतपुड़ा जो रेंज है वो भी इस प्लेट्यू रीजन में आती हैं, जो इस पठारी भाग को दो भागों में बांटती है। जो विंध्या और सतपुड़ा रेंज है ना, ये भी इस प्लेट्यू को एक डिवाइड करने का काम करती है। और खासकर इसके बीच में जो नर्मदा रिवर है उसको एक तरह से इसका बीच की लाइन जो है वो कंसिडर किया जाता है, जिसके उत्तर में जब वो दक्कन का सेंट्रल प्लेट्यू है और जिसके दक्षिण में दक्कन का पठार है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। This plateau is rich in many mineral resources like iron ore and coal. ठीक है, इस प्लेट्यू रीजन में दो मुख्यतः मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं, रिसोर्सेज। एक तो है लौह अयस्क जिसको हम बोलते हैं आयरन ओर, और दूसरा है कोयला। ठीक है जी। यहाँ पे क्योंकि ये सबसे पुराना है, सबसे सॉलिड लैंड मास है, बहुत गोंडवाना लैंड से देखो कब से निकला था, 71 मिलियन ईयर्स एगो ये अलग होना शुरू हुआ था। और जो है रिसेंट में आज हम देखते हैं कि ये इसके साथ कोलाइडेड है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पुराना भूखंड है और यहाँ के जो रिसोर्सेज होंगे जमीन के अंदर धंसने से लाखों करोड़ों वर्ष अंदर जब धंसे रहेंगे तो उससे क्या बनेगा? कोल बनेगा। ठीक है, जीवाश्मों के अवशेष, जीवाश्म होते हैं ना ईंधन, कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन है, जीवों के अवशेष से बनते हैं। तो जो काफी करोड़ों लाखों वर्षों पहले जो नीचे दबे होंगे उसी से तो कोल बनता है। तो ऑब्वियसली इस पठारी क्षेत्र में क्या होगा? कोल होगा, और कोल की माइनिंग इसमें पाई जाती है। अब इस पूरे प्लेट्यू को, इस पूरे प्रायद्वीपीय भारत को या दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार को हम दो भागों में देखते हैं। इसके दो डिवीजन हैं। एक है आपका सेंट्रल हाईलैंड्स, द सेंट्रल हाईलैंड्स, एंड दूसरा है द दक्कन प्लेट्यू। ठीक है, द प्लेट्यू हैज बीन डिवाइडेड इनटू mainly two broad divisions, namely central highlands and the Deccan plateau. The width of the central highland is more in the west and less in the east. जो सेंट्रल हाईलैंड जो आप ऊपरी हिस्से में देख रहे हैं, ये जो है पश्चिमी हिस्से में ऊंचा है और पूर्वी हिस्से में ये थोड़ा सा कम हाइट का है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी जो है एलिवेशन यहाँ पे जाती है। तो दक्कन प्लेट्यू के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, दक्कन प्लेट्यू क्या है? तो दक्कन प्लेट्यू जो दक्षिणी हिस्सा है, इस प्रायद्वीपीय पठार का जो दक्षिणी हिस्सा है उसको हम दक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। द लार्ज दक्कन प्लेट्यू इन सदर्न इंडिया, द लार्ज दक्कन प्लेट्यू इन सदर्न इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। वेस्ट और ईस्टर्न घाट के बीच में ये लाई करता है, एंड इज लूजली डिफाइंड एज अ पेनिनसुलर रीजन बिटवीन दीज रेंजेस दैट इज द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के साउथ वाले हिस्से को हम दक्कन का पठार बोलते हैं। आप लोग साथ में लिखते भी रहिए। टू द नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाय द सतपुड़ा एंड विंध्या रेंज। उत्तर में ये सतपुड़ा और विंध्या रेंज के द्वारा जो है वो कवर किया जाता है। आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं, मैप में ये देखिए, उत्तर में ये किसके द्वारा कवर किया गया है? विंध्या और सतपुड़ा रेंज के द्वारा। ठीक है, और बीच में जो नर्मदा रिवर है ये इस पठार को अलग करती है, सेंट्रल हाईलैंड और दक्कन पठार के बीच में। तो जो नर्मदा रिवर है वो विंध्या और सतपुड़ा के बीच में बह रही है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ब्लू लाइन देख रहे हैं। द दक्कन प्लेट्यू जेंटली स्लोप्स टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, एंड इज हायर इन द वेस्ट। जो दक्कन का प्लेट्यू वो वेस्ट में ऊंचा है और ईस्ट में ऊंचा है, जैसे सेंट्रल हाईलैंड का है। ठीक है जी। द प्लेट्यू इज ड्रायर देन द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। ये जो प्लेट्यू वाला हिस्सा है ये तटीय क्षेत्र से अगर हम तुलना करें तो ये ड्राई क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है। पठार वाला हिस्सा जो है वो कैसा है? शुष्क है। और आपका जो कोस्टल वाले एरियाज हैं वो फिर भी उसमें नमी पाई जाएगी, क्योंकि तटीय क्षेत्र है वो तो पानी का बहाव जो है उसमें आता रहता है। अब ये पठारी जो क्षेत्र हैं, ये जो दक्कन का पठार है ये ड्राई क्यों है?
क्योंकि आपने मानसून पवनों के बारे में जरूर पढ़ा होगा कि जब मानसून पवनें अरब सागर से जब चलती हैं, ठीक है, तो जब चलती हैं उत्तर पूर्व की तरफ चलती हैं, दक्षिण पश्चिम से वो आती हैं। जब वो आती हैं तो यहाँ का जो ये पठार है, पठारी हिस्सा, वो इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं है कि वहाँ पे वो मानसून पवनें टकरा जाएं और वहाँ पे बारिश कर सके, इसलिए वो जो हिस्सा है वो ड्राई रह जाता है। आपने सुना होगा कि जब उत्तरी पूर्वी पवनें वापस आती है तो तमिलनाडु में दक्षिण भारत के जो पूर्वी हिस्से हैं वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। यही कारण है कि ये हिस्सा जो है वो ड्राई है। ए रॉकी टेरेन मार्क्ड बाई बोल्डर्स, ये एक तरह का चट्टानी पदार्थ है जहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर्स पाए जाते हैं। इट्स रेंज बिटवीन 100 and 1000 मीटर, इसकी जो रेंज है वो 100 से लेकर 1000 मीटर तक की हाइट जो है यहाँ पे पाई जाती है। द दक्कन's एवरेज एलिवेशन इज अबाउट 600 मीटर। अगर हम एवरेज हाइट इसकी देखें दक्कन प्लेट्यू की तो वो है 600 मीटर। स्लोपिंग जनरली ईस्टवर्ड, हमेशा ये वेस्ट से ईस्ट की ओर जो है स्लोप इसकी बनी है। स्लोप मतलब ढाल, इसकी जो ढाल है वो वेस्ट टू ईस्ट है, मतलब पश्चिम से ये ईस्ट की तरफ जो है इस तरीके से ये झुका हुआ है, ठीक है जी। तिरुवन्नामलाई इन तमिलनाडु इज ऑफन रिगार्डेड एज द सदर्न गेटवे ऑफ द दक्कन प्लेट्यू। जो तिरुवन्नामलाई जो तमिलनाडु में है वो लगभग ये समझा जाता है कि वो दक्कन प्लेट्यू का दक्षिणी हिस्सा है, वहाँ पे एंड जो है वो करता है। द वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज इज वेरी मैसिव एंड blocks the moisture from the southwest monsoon from reaching the Deccan Plateau, ठीक है। तो जो वेस्टर्न घाट है उसकी रेंज इतनी ज़्यादा मैसिव है कि वो आपके साउथ वेस्ट मानसून से मॉइस्चर जो है वो गेन नहीं कर पाती, इसलिए ये एरिया जो है वो ड्राई रहता है। और अगर बारिश होती भी है तो बड़ी थोड़ी बारिश जो है यहाँ पे महसूस की जाती है। The eastern Deccan Plateau is at the lower elevation spanning the southeastern coast of India, ठीक है। जो ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न हिस्सा है दक्कन प्लेट्यू का, उसका जो हाइट है वो कम है और वो कोस्टल एरिया में अपना जो एरिया है वो कंट्रीब्यूट करता है, मतलब कोस्टल एरिया में ये अपना भाग भी इसमें शामिल है। इट्स फॉरेस्ट आर ऑल्सो रिलेटिवली ड्राई बट सर्व टू रिटेन द रेन टू फॉर्म स्ट्रीम्स दैट फीड इनटू रिवर्स, ठीक है। यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं वो रिलेटिवली ड्राई रहते हैं, यहाँ पे बारिश इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन अगर कभी बारिश हो तो ये पानी को रिटेन कर लेते हैं, अपने में रिटेन कर लेते हैं, अपनी ज़मीन में रिटेन कर लेते हैं और छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स है वो यहाँ से चलने लग पड़ती है और कोस्टल एरियाज़ की तरफ जो है यहाँ जाती हैं और मेन रिवर्स में अपना पानी कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो है इन फॉरेस्ट से निकलती हैं क्योंकि इन फॉरेस्ट में पानी को कंटेन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, जो छोटी स्ट्रीम्स के रूप में मेन रिवर में जाके आगे जाके मिल जाती है और एंड में बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द रीजन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, यहाँ के जो लोग हैं दक्कन प्लेट्यू की ज़्यादातर वो एग्रीकल्चर कामों में संलग्न है, ठीक है। बहुत सारी फसलें यहाँ पे बोई जाती हैं। कॉटन टेक्सटाइल यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं क्योंकि कॉटन के यहाँ पे बहुत ज़्यादा भंडार है, क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। ब्लैक सॉइल यहाँ पे पाई जाती है जो कि इग्नियस रॉक से बनती है, तो ब्लैक सॉइल में कॉटन की जो इंडस्ट्री, कॉटन जो है वो निकाला जाता है। कॉटन की खेती करने के लिए ब्लैक सॉइल जो है बहुत उपयोगी होती है, इसमें कॉटन की खेती की जा सकती है, इसलिए यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी हैं। कॉटन के कारण ही ये बहुत ज़्यादा फेमस एरियाज जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। There are multi-purpose irrigation and hydroelectrical power projects, यहाँ पे बड़े सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट्स भी हैं और बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं यहाँ पे इरिगेशन करने के लिए, इंक्लूडिंग द पोचमपाद। अच्छा, ये किसी कोई पर्टिकुलर लोकल वहाँ पे यूनिट का नाम है। देन बैरा वानी तिप्पा एंड अपर पेन्नाई आरू, ठीक है। यहाँ वहाँ के जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी लैंग्वेज के आधार पर ये नाम रखे हैं, इसलिए थोड़े से हमें डिफ़िकल्ट लग रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ भी हैं यहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ हैदराबाद, वारंगल एंड करनूल, ठीक है। प्रोड्यूस कॉटन टेक्सटाइल्स, ये एरिया ऐसे हैं जो कॉटन टेक्सटाइल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा शुगर, फूड स्टफ्स, टोबैको, पेपर, मशीन टूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, है ना, मतलब कि दवाइयों से संबंधित, आई थिंक दवाइयों से संबंधित जो है वो प्रोडक्शन जो है यहाँ पे की जाती है। इसके अलावा
कॉटेज इंडस्ट्रीज आर फॉरेस्ट बेस्ड, जैसे कि टिम्बर, फायरवुड, चारकोल, बैम्बू प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज मतलब फॉरेस्ट से जो डिफरेंट पेड़ पौधे मिलते हैं उनके आधार पर भी डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो तैयार किए जाते हैं। इस तरीके से ये एरिया इतना ज़्यादा रिसोर्स जो है वो फुल है, रिसोर्सफुल है ये एरिया। इसके अलावा दक्कन प्लेट्यू जो है वो यहाँ पे बहुत पुरानी जो डायनेस्टीज़ हैं, ठीक है, वो यहाँ पे रही हैं। जैसे आपने हिस्ट्री में सुना होगा बड़ी जो पुरानी जो डायनेस्टीज़ हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं, जैसे कि पल्लव वंश सुना है आप लोगों ने, देन सरवाहना, देन मराठा एम्पायर यहाँ पे रहा है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, देन चालुक्य, देन यादवा डायनेस्टी, देन कदमाज, देन राष्ट्रकूट, देन ककत्रीय एम्पायर भी सुना है आप लोगों ने कि क्षत्रिय होगा यहाँ पे, क्षत्रिय एम्पायर, ठीक है, ये मुस्लिम बहमनी सल्तनत, विजयनगर, ठीक है, ये सब साम्राज्य जो है यहाँ पे रहे हैं दक्कन प्लेट्यू में, ठीक है। दक्कन पूरा जो प्लेट्यू है उसको हमने दो भागों में बांटा है, एक है आपका सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है दक्षिण में दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के बारे में हम लोगों ने जान लिया। दक्कन का पठार फर्दर दो भागों में बंटा हुआ जो कि दक्कन ट्रैप और दक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो अब सेंट्रल हाईलैंड क्या है, तो नर्मदा रिवर के ऊपर वाला जो हिस्सा था वो आप यहाँ पे देख रहे हैं इमेज के ऊपर, नर्मदा रिवर के ऊपर वाला जो हिस्सा है लगभग ये सेंट्रल हाईलैंड के बीच में आता है, भारतवर्ष के बिल्कुल बीचों बीच है और ये थोड़ा सा माउंटेनियस रीजन है, इसलिए इसको हम सेंट्रल हाईलैंड जो है वो बोलते हैं। The central highlands are located to the north of the नर्मदा, नर्मदा रिवर के उत्तर में है, ठीक है। दिस इज, ये जो है आपकी नर्मदा रिवर है, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है पूरा ये क्या है, सेंट्रल हाईलैंड में आता है। इट इनकम्पासेस द मेजॉरिटी ऑफ द मालवा प्लेट्यू, और इसमें मैक्स पूरा का पूरा मालवा प्लेट्यू जो वो कवर हो जाता है। विंध्या और सतपुड़ा के पास यहाँ पे एक मालवा प्लेट्यू है, यहाँ पे जो प्लेट्यू वाला रीजन है उसको मालवा बोला जाता है, मालवा प्लेट्यू, ठीक है। तो मालवा प्लेट्यू इसमें सारा आ जाता है। द रिवर्स इन दिस रीजन रन फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट से यहाँ नॉर्थ ईस्ट की तरफ यहाँ पे जो है रिवर्स चलती हैं, इंडिकेटिंग द टेरेन स्लोप, यहाँ का जो टेरेन है वो ये बताता है कि यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट की जो है वो ढलता हुआ यहाँ पे स्लोप जो है यहाँ पे पाया जाता है। द वेस्ट साइड इज ब्रॉडर, जो इसकी पश्चिमी साइड है वो थोड़ा सा चौड़ी है, वेयर एज द ईस्ट साइड इज नैरोर, ठीक है, जबकि जो इसकी पूर्वी साइड है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा संकुचित एरिया है, जबकि ये वाला जो क्षेत्र है थोड़ा सा ब्रॉड एरिया है। द प्लेट्यूज ईस्टवर्ड एक्सपेंशन आर नोन एज द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, इसी प्लेट्यू का ये वाला जो एरिया है जो ईस्ट की तरफ जाता है वो दो, उसमें भी दो छोटे छोटे प्लेट्यू आते हैं, एक आता है बुंदेलखंड प्लेट्यू, ठीक है, और एक आता है बघेलखंड प्लेट्यू। द छोटा नागपुर प्लेट्यू रिप्रेजेंट्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, ठीक है, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू आप देख रहे हैं, ये इससे भी आगे है, बुंदेलखंड और बघेलखंड से भी आगे वाला हिस्सा है इस प्लेट्यू का, विच इज ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर, जो कि दामोदर रिवर के द्वारा इसमें पानी जो है वो दिया जाता है। ये जो एरिया सिंचित किसके द्वारा किया जाता है, दामोदर रिवर के द्वारा, जो कि पश्चिम बंगाल में, बिहार और पश्चिम बंगाल में जिसका जो है नदी बेसिन जो है वो पाया जाता है। द अरावली रेंज बॉर्डर्स डैम ऑन द वेस्ट, यहाँ पे आप अरावली रेंज देख रहे हैं, तो सेंट्रल हाईलैंड के वेस्ट में जो बाउंड्री है जिसकी, है ना, कौन सीमा इसको प्रदान करती है, वो है अरावली रेंज। द सतपुड़ा रेंज इज फॉर्म्ड इन द साउथ, ठीक है, सतपुड़ा रेंज आप साउथ में देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बाय ए सक्सेशन ऑफ स्कार्प्ड प्लेट्यूज, यहाँ पे जो प्लेट्यूज है थोड़ा सा टूटे फूटे प्लेट्यूज हैं, कंटिन्यूस प्लेट्यूज नहीं है, इन रिवर्स की वजह से, रिवर की वजह से कटिंग जो है इनकी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लेट्यू पूरा नहीं दिखेगा, स्कैटर्ड फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखेगा। द सेंट्रल हाईलैंड टिपिकल हाइट रन्स बिटवीन 700 एंड 1000 मीटर, इसकी जो हाइट है 700 से लेके 1000 मीटर के बीच में है, अबव मीन सी लेवल, विद ए स्लोप टू द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, और इसकी जो स्लोप है वो उत्तर की तरफ है, उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ जो है इसकी स्लोप है, मीन्स के साउथ और साउथ वेस्ट में ये ऊंचे हैं और उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ इनकी ऊंचाई थोड़ी सी कम है, इस तरीके से इनका हाइट है। The central highlands are the part of peninsular plateau to the north of the Narmada river that encompasses a calculated area of the Malwa plateau. Okay, अब सेंट्रल हाईलैंड के भी फर्दर जो है वो 4 भाग हैं, ठीक है, इनको डिटेल में हम देखते हैं, शॉर्ट में हमने देखा, अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, 4 जो भाग हैं सेंट्रल हाईलैंड के, 4 भाग जो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहला भाग जो है वो क्या है, मालवा प्लेट्यू, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड के पश्चिमी वाला जो भाग है वो पूरा का पूरा मालवा प्लेट्यू में आता है।
देन आप देखेंगे बुंदेलखंड प्लेट्यू, ये बुंदेलखंड प्लेट्यू आ गया, और ये वाला जो पार्ट है वो आपका बघेलखंड प्लेट्यू है, और ये वाला जो पार्ट है वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है जी, तो ये 4 हिस्से हैं किसके, सेंट्रल हाईलैंड के। ओके अच्छा, अब सेंट्रल हाईलैंड के बारे में थोड़ा सा हम और जानते हैं। द विंध्या रेंज इज लिमिटेड ऑन द साउथ बाय द सेंट्रल हाईलैंड एंड ऑन द नॉर्थ वेस्ट बाय अरावली रेंज। मतलब जो सेंट्रल हाईलैंड के दक्षिण में है वो विंध्या रेंज है, लगभग विंध्या और सतपुड़ा रेंज, और ऊपर में अरावली रेंज है। द सेंट्रल हाईलैंड आर ब्रॉडर इन द वेस्ट एंड दे आर इन द मतलब नैरोअर इन द ईस्ट। ब्रॉड जो है वो वेस्ट साइड में ब्रॉड है और ईस्ट साइड में ये नैरो है, संकुचित है। दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट ऑफ द दक्कन प्लेट्यू। ये दक्कन प्लेट्यू की जो है वो टॉप जो है वो लिमिट है, ठीक है। इट इज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ रिलिक्ट माउंटेन्स विच आर डेंसली फॉरेस्टेड एंड फॉर्म डिसकंटिन्यूअस रेंजेस। यहाँ पे भी ऐसे माउंटेन्स हैं जहाँ पे घने जो है फॉरेस्ट पाए जाते हैं, लेकिन ये जो रेंज है वो डिसकंटिन्यूअस है। रिवर्स के फ्लो की वजह से इनकी जो रेंज है वो कंटिन्यूअस नहीं है, बीच में ये स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। द रिवर्स दैट ड्रेन दिस रीजन स्पेशली, कौन कौन सी रिवर्स हैं जो इस एरिया में बहती हैं और अपना पानी यहाँ पे देती हैं, वो है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। रन फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट से ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहती हैं। शोइंग द स्लोप, जो कि किसको बताती हैं, ढाल किस तरीके की है। साउथ वेस्ट में ऊंचा है और नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में कैसा है, डाउन है, इसलिए इनका फ्लो जो है ऑब्वियसली साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट की तरफ होगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा इसका ढाल जो है वो होगा, साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो इस तरीके से इसका बहाव रहेगा। देन मैकाल लैंडस्केप इज द एरिया इनकम्पासिंग सतपुड़ा टू द वेस्ट एंड द मैकाल हिल रेंजेस टू द ईस्ट। जो मैकाल लैंडस्केप है इसके वेस्ट में है और जो हिल रेंजेस हैं इसके ईस्ट में है। इट इनकम्पासेस 14 डिस्ट्रिक्ट्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इसकी 14 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो इसी में आती है, सेंट्रल हाईलैंड में मध्य प्रदेश का मैक्सिमम एरिया कवर हो रहा है, 14 डिस्ट्रिक्ट्स में आती हैं। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की 14 डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल हैं। फॉरेस्ट कवर जो है वो 34% ऑफ द टोटल एरिया, पूरे टोटल एरिया में से 34% एरिया पर फॉरेस्ट कवर ही पाया जाता है इसमें सेंट्रल हाईलैंड में, ठीक है। The central Indian highlands are divided into 2 parallel chains of hills known as the Vindhya and the Satpura। और यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड भी 2 भागों में बंट जाता है, पैरेलल डिवीजन में बंट जाता है। किसकी वजह से, विंध्या और सतपुड़ा रेंजेस की वजह से इसके भी 2 भाग जो है वो फर्दर बन जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं किस तरीके से इसका डिमार्केशन जो है किया हुआ सेंट्रल हाईलैंड्स का, और इसके 4 भाग के बारे में भी आप जान गए। अगर हम रिवर्स देखें, सेंट्रल हाईलैंड की रिवर देखें, तो सेंट्रल हाईलैंड्स टिपिकली हाइट रन्स बिटवीन 700 to 1000 मीटर्स अगेन अबव मीन सी लेवल विद द स्लोप टू द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। द मेजॉरिटी ऑफ द यमुनास ट्रिब्यूटरीज ओरिजिनेट इन द विंध्या एंड कैमूर माउंटेन्स। यहाँ पे यमुना की ट्रिब्यूटरीज जो है वो ड्रेन करती हैं यहाँ के माउंटेनियस एरियाज में, जो कि विंध्या पर्वत और कैमूर माउंटेन से निकलती है, ठीक है। देन बेनास इज द ओनली सब्सटेंशियल ट्रिब्यूटरी ऑफ द चंबल रिवर। चंबल रिवर की एक यहाँ पे छोटी सी ट्रिब्यूटरी है बेनास, दैट फ्लोज वेस्ट फ्रॉम द अरावली माउंटेन, जो कि अरावली माउंटेन से बहती है। राजमहल हिल्स रिप्रेजेंट एन ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड। राजमहल हिल्स भी यहाँ पे पाई जाती हैं, जो कि ईस्टर्न एक्सटेंशन है, मतलब पूर्व की ओर विस्तार को बताती हैं, किसके, सेंट्रल हाईलैंड्स के। टू द साउथ ऑफ विच इज ए ह्यूज स्टोर ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू तक ये जाती हैं, जो कि मिनरल रिसोर्सेज से भरा है, ठीक है। द नर्मदा, चंबल, बेतवा, टोंस, केन, सोन, वेनगंगा, वारधा एंड ताप्ती रिवर्स ऑल हैव देयर हेड वाटर्स इन द सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स। मतलब ये इनका जो शीर्ष है, इन सभी रिवर्स का जो शीर्ष है वो सेंट्रल हाईलैंड में पाया जाता है, यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है। द क्लाइमेट इज ट्रॉपिकल विद द मेजॉरिटी ऑफ रेन फॉलिंग ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल है, उष्ण कटिबंधीय है, जहाँ पे जो बारिश होती है साउथ वेस्ट मानसून के कारण यहाँ पे बारिश होती है। कौन से महीने में, जून से लेकर अगस्त के बीच में यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून के कारण जो है बारिश होती है। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है इस पूरे सेंट्रल हाईलैंड का वो ट्रॉपिकल काइंड ऑफ क्लाइमेट है। अब
अब सिग्निफिकेंस क्या है, सेंट्रल हाईलैंड की सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है।